हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी है। तो परफेक्ट कंपटीशन अंडर डिफरेंट कम्पिटिटिव मार्केट। फर्स्ट वन, मार्केट क्या होता है? यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ से आप गुड्स का आप बोल सकते हो बाय करते हो या फिर उसको सेल करते हो। मार्केट इज द एरिया वेयर बायर एंड सेलर एग्जिस्ट, जहाँ पर बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हैं, हैविंग फ्री कंपटीशन टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी। यानी कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज किया जाता है बायर और सेलर के द्वारा पैसे के रिगार्डिंग। इन अदर वर्ड्स, मार्केट इज फिजिकल प्लेस कंसिस्टिंग कंपटीशन वेयर बायर एंड सेलर एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू। यानी कि अगर पैसे के लिए आप अपने गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो जहाँ पर आप सेल परचेज करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, एरिया के अकॉर्डिंग आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया के अगर अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो क्या होता है लोकल मार्केट जो अपने गली मोहल्लों में है, एक प्रोविंशियल मार्केट यानी कि स्टेट जो अपने राज्य में है, जैसे हरियाणा पंजाब ऐसे बोल सकते हैं, हरियाणा के अंदर है, नेशनल मार्केट पूरे इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर आती है। टाइम के अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड वो होता है अगर मान लिया कि आप कोई पार्टी कर रहे हो और आपको सपोज करो कि 100 समोसे की रिगार्डिंग ज़रूरत है, आप शॉप पे गए, अगर वहाँ पर 70 पीस ही बचे हुए हैं तो आपको 70 ही मिलेंगे, उसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हो, उसको बोलते कल मुझे चाहिए 100 पीस, तो आपको मिल जाएंगे वो शॉर्ट पीरियड। लेकिन अगर आपको उसको बोलते कल मुझे चाहिए 1 लाख, तो वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको अलग से इक्विपमेंट परचेज करके लेके आना, उसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। लेकिन वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि साइकिल ही चेंज हो जाता है, लाइक बूम, रिसेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। स्ट्रक्चरल चेंज इसको जो हम बोलते हैं, यानी कि पहले आप मैनुअली हैंडल करते थे अकाउंट वगैरह, फिर ERP टैली 9 आ गया, उसके बाद आप कंप्यूटर से करने लगे। ये क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। इसके बाद आता है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन। सेलर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं पोली। ठीक है, मोनोपोली जैसा नाम है, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें एक ही सेलर होता है पूरी मार्केट के अंदर, बायर कितने भी हो सकते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तीनों के तीनों पार्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन और डिओपोली कंपटीशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके बारे में डिटेल से है, हम आगे पढ़ेंगे इस सेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन और आपका मोनोसोनी। ये वर्ड याद रखना, पोली जो वर्ड है वो सेलर के लिए था और बायर के लिए क्या है, सोनी वर्ड। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोसोनी। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, आगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के फिर फर्दर टाइप आ जाते हैं, ये ओलिगोपोसोनिक, और जैसे मोनोपोलिस्टिक था ये मोनोपोलिस्टिक के बाद इसको हम बोलेंगे मोनोसोनिस्टिक, फिर इसका ओलिगोसोनी या फिर डिओसोनी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये हम इसके लिए वर्ड यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ये तो था आपके टाइप ऑफ मार्केट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या आता है, एरिया के अकॉर्डिंग क्या आता है। सेलर को हम पोली वर्ड से डिनोट करते हैं, इसको हम सोनी वर्ड से डिनोट करते हैं। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, अभी इनमें से डिटेल के करेंगे, पहले हम परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर हम मोनोपोली को, फिर इम्परफेक्ट के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, ये सारा डिटेल में हम करने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन फीचर क्या क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक सा, यानी कि सेम। अगर मान लिया कि मार्केट में सभी टी के ही आपके सेलर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट अगर सेम है और प्राइस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है इस कंपटीशन के अंदर, कोई भी एग्जिस्ट कर सकती है अपनी मनमर्जी से। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट की क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होती है, हम मान के चलते हैं। इसके अलावा परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, फैक्टर कहीं भी आप बोल सकते हैं आ जा सकता है, फैक्टर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक काम छोड़कर दूसरे पे जा सकता है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, या फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब क्या है, फ्री मार्केट बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हो, फ्री मार्केट।
या फिर लेजिस फेयर वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? लेजिस फेयर, या इसको हम फ्रीडम भी बोल सकते हो आप, फ्रीडम। ठीक है। और क्या अदर क्या है? एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, प्राइस इक्वल होता है, फर्म प्राइस टेकर होती है। फर्म क्या होती है यहाँ पर? प्राइस टेकर। और इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर। इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर। ये और आप तो सबसे पहले दिया गया है आपको इंडस्ट्री का डायग्राम। किसका दिया गया है? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। ये जो डायग्राम है ये है इंडस्ट्री का, और ये जो डायग्राम है ये किसका है? फर्म का। देखो, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है, और वहीं पर हम क्या करते हैं? आउटपुट को डिसाइड करते हैं। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, आपको पता सप्लाई जो अपवर्ड होता है ये डाउनवर्ड होता है। और इस पर जो प्राइस, मान लिया कि यहाँ पर हुआ 10 रुपये एक चाय का प्राइस, तो इसकी बिल्कुल पैरेलल यही फर्म कौन सी हो सकती है? मान लिया कि फर्म ए, फर्म बी, ऐसे चल सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर पी का मतलब प्राइस, ए का मतलब यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू होता है, ए आर लिख सकते हैं आप, इसने मिसप्रिंट है थोड़ा सा, और एम आर। तो यहाँ पर यानी कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया वही उस फर्म का प्राइस रहेगा, यानी कि अब इसका प्राइस भी कितना रुपये रहेगा? 10 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ पर वो कितनी भी क्वांटिटी को क्या कर सकती है? एक फर्म बेच सकती है। फिर आता है प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। और प्योर कंपटीशन के अंदर दिया गया क्या? प्योर कंपटीशन किसने दिया था? ये दिया था चैम्बरलिन ने। किसने दिया था? चैम्बरलिन ने। परफेक्ट कंपटीशन के जो अंदर जो फर्स्ट 3 अजम्पशन है वही इसके अंदर लिया गया है। जैसे क्या क्या लिया गया है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं प्योर कंपटीशन में। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, तीन ही चीज़ें कौन कौन सी? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, और फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। ओनली दीज 3 फीचर इन कंसिस्ट इन द प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या फ़र्क है? सर प्योर कंपटीशन में सिर्फ 3 ही कंडीशन आती हैं। एक आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एक आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, और एक आता है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। जबकि आपको याद हो तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसके अलावा भी अजम्पशन थी। इसके अंदर क्या क्या अजम्पशन थी? देखिए इसके अंदर सर ये 3 तो थी ही थी, ये तो क्या हो गया? इनसे मिलकर बन गया आपका क्या? प्योर कंपटीशन। क्या बन गया? प्योर, जो चैम्बरलिन ने दिया था। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में ये भी है। क्या क्या है परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये परफेक्ट में मानते, प्योर में नहीं आता। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, फैक्टर मीन्स लेबर आप बोल सकते हो। ठीक है, लेबर कहीं भी आ जा सकते हैं। और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। हो जाएगा ना? यानी कि आप बोल सकते हो परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कंडीशन को ही, यानी कि 3 कंडीशन को ही आप बोलोगे प्योर कंपटीशन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा मेथड ऑफ प्राइसिंग क्या क्या है इसके? मेथड, अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो पहले आता है टोटल रिवेन्यू मेथड या टोटल कॉस्ट मेथड, TRTC मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? TRTC मेथड बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या है आपको पता है, हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि जो टोटल रिवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन के केस में वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जैसे हमने किया था 5 रुपये, अगर एक प्राइस 5 रुपये है तो 1 यूनिट खरीदेंगे, 10 रुपये में 2 यूनिट खरीदनी, तीन। ठीक है ना? हर 5 रुपये की 1 यूनिट हम खरीदते जा रहे हैं, तो 1 यूनिट 5 की, 2 यूनिट 10 की, 3 यूनिट 15 की, 4 यूनिट 20 की, ऐसे चलता गया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट करो बनाना है, कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि सर ये जो नीचे की जो ये पोर्शन दे दिया ये फिक्स कॉस्ट का हो गया। जब हम टोटल कॉस्ट बनाना, जैसे टोटल रिवेन्यू था वैसे में टोटल कॉस्ट चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर TRTC बराबर होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर? TR बराबर TC, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा भी होगा सिचुएशन कि इनका गैप मैक्सिमम होगा। किसका? TR माइनस TC का अगर गैप मैक्सिमम है, यहाँ पर है ना मैक्सिमम गैप, तो वहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्या होता है वहाँ पर? मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और फिर क्या होगा? एक लिमिट के बाद में क्या है? कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा? TR बराबर TC, फिर ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं सर कि प्राइसिंग कहाँ रखना चाहिए, तो जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एक सेलर तो वहीं प्राइस रखेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है? जहाँ पर TR और TC का गैप क्या है? मैक्सिमम। ये रहा, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम वेयर मैक्सिमम गैप MRMC अप्रोच। अगर देखिए ये आपका क्या है पूरा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस आपका जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, प्राइस, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट करो हमें बनाना है, क्या बनाना है? जैसे ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगी, वैसे हमें क्या बनाना है? MC बनाना है। क्या बनाना है? MC, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू MC। आप ये मान लो कि MR
और एम सी बराबर होते हैं, हम वहाँ पर तो आउटपुट डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? आउटपुट। और ए आर या ए सी से हम क्या डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी कितना आउटपुट करना है हम ये डिसाइड करते हैं। देखिए ये एम सी है आपकी, एम सी देखो यहाँ भी कट कर ये पॉइंट, मान लिया कि ये एफ है, और यहाँ भी कट कर ये पॉइंट ई है। लेकिन इसकी कुछ बेसिक कंडीशन होती है जो आपको मान के चलनी है। क्या क्या बेसिक कंडीशन होती है? पहली, एम सी बराबर एम आर, ये इसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप इसको बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या आप इसको नेसेसरी कंडीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी कंडीशन भी बोल सकते हैं। सेकंड अप्रोच किसकी है? ये एम आर और एम सी मेथड की है। सेकंड अप्रोच क्या है? एम सी करो इंटरसेक्ट यानी कट करेगा एम आर करो को। किसको? एम आर करो। कहाँ से? फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो। ये जो कंडीशन है इसको हम सेकंड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सेकंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इस करो को हम बोलेंगे क्या? सेकंड ऑर्डर कंडीशन। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं सुफिशिएंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? सुफिशिएंट कंडीशन भी बोल देते हैं। ये याद रख लेना क्या क्या नाम बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर भी क्या है? एम आर एम सी बराबर है। क्या है? एम आर बराबर एम सी बराबर है एम आर के, और इस पॉइंट पर भी एम सी बराबर है एम आर के। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो फुलफिल होगी, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि सर एम आर काटना चाहिए, सॉरी एम सी कट करेगी एम आर को। कहाँ पर? नीचे से। यहाँ पर तो क्या है? ऊपर से कट करी, इसलिए यहाँ पर नहीं हम पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे। ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर डिसाइड हम करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, पहली भी और दूसरी भी। बिलो कट बिलो द, ठीक है ना, कट बिलो, नीचे से कट कर रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट डिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट। अब देखो इससे पहले, एफ पॉइंट से पहले और ई पॉइंट के बाद अगर आप लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर लॉस। बिफोर एफ पॉइंट एंड आफ्टर ई पॉइंट क्या हो जाएगा? लॉस। और इसके बीच में सारा ये क्या है? ये सारा है जी प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, और मार्जिनल है तो हम पर यूनिट के हिसाब से निकाल रहे हैं, ना कि टोटल के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। पहला दिया गया है शॉर्ट रन के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पर होता है जहाँ पर ए आर ज़्यादा हो ए सी से। आप ये नोट डाउन कर लेना। लॉस वहाँ पर होगा जहाँ ए आर क्या हो? कम हो ए सी से। और नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पर होता है जहाँ पर ए आर बराबर हो ए सी के। ठीक है, प्रॉफिट कैसे होगा? जहाँ पर कॉस्ट बराबर हो रिवेन्यू के, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट के अंदर क्या होता है सर? एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पढ़ के आए थे ना। एक क्या होता है आपका? एक होती है आपकी, थोड़ा सा एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होती है? एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, और एक क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। याद है ना? क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है यहाँ पर। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। यानी कि क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है? ए आर ज़्यादा हो ए सी से, और अब नॉर्मल लॉस में क्या है? ए आर कम हो ए सी से, और नॉर्मल में क्या था? ए आर बराबर हो ए सी के। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया क्या, एम आर और एम सी से हम क्या डिसाइड करते हैं? एम आर एंड एम सी से हम आउटपुट डिसाइड करते हैं, और ए आर एंड ए सी से हम क्या डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट। क्या डिसाइड करते हैं? प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब ये करो है अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो लाइन चली जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, तो यहाँ पर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल वैल्यू क्या होगा? बराबर। अब हमारे पास देखिए आउटपुट डिसाइड करना है तो एम आर और एम सी होने चाहिए बराबर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट डिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए? ए आर और ए सी। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर एम आर भी है, और इसी पॉइंट पर क्या है? ए आर भी है। ठीक है ना, इसी पॉइंट पर प्राइस भी है। एम आर बराबर एम सी, यहाँ तो हो गया आउटपुट डिसाइड। ए आर बराबर ए सी, यहाँ पर होगा नॉर्मल प्रॉफिट डिसाइड। ठीक है, लेकिन आपने देखा हो तो बिल्कुल अगर इसी लाइन पॉइंट के बाद में बात करूँ नीचे यहाँ पर आ रही क्या? ए सी।
क्योंकि जहाँ पर ये कट करता है वहाँ पर क्या है, ये AC दे रखी है। अब AC तो है ये और AR है ये, तो AR ज़्यादा है ना, AR जो ऊपर है अब वो मतलब ज़्यादा है, तो ये जो बीच का बच गया सारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा सारा का सारा, प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला यही है। अगर लॉस की हम बात करते हैं, अगर हम लॉस की बात करते हैं तो क्या करेंगे, पहली लाइन तो ये ऐसी कैसी बनाएंगे, यहाँ पर अगर आपकी MC टच कर रही है, यहाँ पर क्या है, MR बराबर MC, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट डिसाइड आपका हो गया। प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, AR और AC का। यहाँ पर MR है तो यहाँ पर आपको पता है सर AR भी है। AC कहाँ है, AC तो इसके ऊपर आ गई, AC ऊपर है, तो AC ऊपर है तो अगर AC ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस, तो ये लॉस हो जाएगा। अगर MR बराबर MC हो, यानी कि यहाँ पर क्या है सर, MR बराबर है और एक क्या है, AR है, तो MR बराबर MC हो गया, ये तो आउटपुट डिसाइड हो गया, और AR बराबर AC हो गया, बराबर में है तो ये क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि कॉस्ट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, नॉर्मल। पहला, लॉन्ग रन द परफेक्ट कंपटीशन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसकी कंडीशन क्या है, देखिए क्या है, MC बराबर MR, ठीक है, AC बराबर AR, तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर हम लॉन्ग रन के अंदर बात करते हैं, किसके अंदर कहते हैं, लॉन्ग रन, तो क्या करेंगे, इनको लॉन्ग रन बना देंगे, L लिख देंगे, L का मतलब है लॉन्ग रन के अंदर, क्या कर देंगे, लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, कर लोगे तो। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम LAC होनी चाहिए। अब देखना, नोटिस करना, ये LAC है, ठीक है जी, जहाँ पर ये मिनिमम है, जहाँ पर ये मिनिमम है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है, क्या यहाँ इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम LAC, और सारा आपका ये हो जाएगा। अगर इसमें शॉर्ट टर्न आप ऐड करना चाहते, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, सॉरी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप करना चाहे तो एवरेज रिवेन्यू हो जाएगा। ये तो कितना ही कर लो चाहे, बस ये याद रखना था, क्या हुआ, LAC क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ठीक, क्या नोट दिया गया है, द फर्म कैन गोइंग ऑन टिल इट कवर ABC, फर्म कहाँ तक जाएगी, ABC तक, कैन नॉट बियर लेस लॉसेज मोर देन ABC। देखिए आपने AC पढ़ा था, AC में क्या था, AFC प्लस में ABC, ओके। अब AFC का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, जो आपको बियर करनी पड़ रही है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया कि आप एक कार ले आए जिसकी EMI इंस्टॉलमेंट आप भरते हो 10,000 पर मंथ, ओके, और आपने उस कार के लिए एक ड्राइवर रख लिया, क्या रख लिया, कार के लिए आपने रख लिया ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर की तनख्वाह देते हो आप, मान लिया कि 10,000 रुपये पर मंथ मान लो। अब आपने ड्राइवर दे दिया और EMI होगी 10,000, और मान लिया कि पेट्रोल और लगा लेते हैं इसमें थोड़ा सा, पेट्रोल मान लिया कि 5,000 रुपये पर मंथ आप पेयर कर रहे हो, पेट्रोल कितना कर रहे हो, 5,000, पेट्रोल कितना हो गया, 15,000 पर मंथ। ठीक है, अगर ये देखो, अब EMI तो 10,000 आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आप कार चलाओ या उसको घर पर खड़ी कर लो। लेकिन एवरेज काम कब तक करना चाहिए, जब तक जो है ड्राइवर अपनी सैलरी प्लस में पेट्रोल का खर्चा निकालता रहेगा, तब तक कार को आपको चलाता रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वो नहीं निकाल पाए, उस दिन क्या करो, उस कार को अपने घर पर खड़ी कर लो, अब कोई काम नहीं है उसका। लेकिन अगर वो 10,000 प्लस, यानी कहने का मतलब है कि जिस दिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अपनी दिहाड़ी और पेट्रोल का खर्चा निकाल लिया या गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह निकाल ली, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा है तो बिजनेस चलाते रहो। लेकिन जिस दिन आपकी ये भी ना निकले, उस दिन क्या करो, उसको बंद कर दो। तो वही इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ के आए थे AR MR सारे बराबर होंगे, इस पॉइंट पे आउटपुट डिसाइड करना है, तो वही MR बराबर MC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आउटपुट डिसाइड कर दोगे। प्रॉफिट के रिगार्डिंग एक चीज़ थी क्या, AR डिवाइड बाई AC। अब AC तो ज़्यादा है तो ये क्या लॉस हो गया, लेकिन इसने पूछ रखा है शट डाउन पॉइंट के रिगार्डिंग, शट डाउन पॉइंट, कि सर बिजनेस कब बंद कर देना चाहिए। तो इसने बोला भी जब एवरेज कॉस्ट, ये तो लॉस है नो डाउट, लेकिन इस देखो ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन जो ये पोर्शन दिया गया है ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, किसे, आपको याद हो तो एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या, कैसे निकाल सकते हैं आप,
एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वही तो है, यानी कि जब तक आप मिनिमम कम से कम आप एवीसी अगर आप निकाल रहे हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो बिजनेस चला लो, वरना क्या कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक, पॉली मार्केट में लाइक एग्जांपल दे रखा आरबीआई, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का तो अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन आरबीआई इसका आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। आरबीआई, आरबीआई के अंदर क्या कुछ दे रखा है? आरबीआई के अंदर दे रखा है, पहला सिंगल सेलर है, ये सारे बैंक इसके अंडर काम करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद लैक ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो आरबीआई की तरह काम करता हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, इसकी बिना मर्जी के कोई बैंक नहीं खोल सकता, कोई जा नहीं सकता। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, ये मन करे उतना ही ब्याज इंटरेस्ट रेट बैंकों को बोल सकती है चार्ज करने के लिए। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन प्रॉफिट होता है। प्राइस डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? प्राइस डिफरेंशिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्राइस डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये प्राइस डिफरेंशिएशन का आपको याद रखना है कि प्राइस डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्राइस डिफरेंशिएशन को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल देते हैं? प्राइस कीमत विभेदीकरण, इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी 3 डिग्रियां होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। क्या होती है? थर्ड डिग्री। आपको याद रखना है कि कंज्यूमर सरप्लस, क्या? कंज्यूमर सरप्लस, ये पेपर में पूछा था। इस कंडीशन में थर्ड डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? थर्ड में आप बोलो सर जीरो होता है। बस यही पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। इन दोनों में कंज्यूमर सरप्लस होता है, इसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? थर्ड डिग्री में जीरो कंज्यूमर, यानी कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता। सेलर जितना पे कर सकते हो उतना पे आपसे ले लेता है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, बस इतना काफ़ी है आपको। नेक्स्ट बनाता है ए आर ज़्यादा हो एम आर से। क्या हो? ए आर ज़्यादा हो एम आर से, यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है किससे? मार्जिनल रेवेन्यू से। फर्म और इंडस्ट्री सिनोनिम्स, यानी कि एक जैसे ही वर्ड है, क्योंकि एक ही फर्म है तो वो खुद में ही इंडस्ट्री है। तो टीआरटीसी मेथड में क्या कुछ दिया गया है, देखिए। सबसे पहले इट इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द मार्सिलियन ट्रायल एंड एरर, मान के मार्शल ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको बोलते हैं। किसको? टीआरटीसी मेथड को। किसमें? मोनोपोली मार्केट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद दिया गया इसका एक डायग्राम टीआरटीसी मेथड का, वो हम पढ़ते हैं। देखो क्या कुछ डायग्राम में दिया गया है। पहला, अब आपको पता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो टीआर करो बनता है वो ऐसे बनेगा, ओके। लेकिन मोनोपोली के अंदर जो टीआर बनता है पहले बढ़ता है, फिर हाई जाता है और फिर लो हो जाता है। ये टीआर करो मोनोपोली के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ये किसके अंदर था? परफेक्ट कंपटीशन के, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और ये किसमें है? आपका मोनोपोली कंपटीशन के अंदर, ठीक है। आपको पता हो मैंने एक ऐसे सर्कल बनाया था और फिर मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका रिवेन्यू को शो करता है। किसको शो करता है? रिवेन्यू को। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कॉस्ट को शो करता है। किसको शो करता है? कॉस्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट करो यू शेप का होता है, रिवेन्यू करो रिवर्स यू शेप का बोल सकते हो, इनवर्स यू शेप का बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है? कॉस्ट करो है, देखना ये क्या बनेगा? हमेशा यू शेप का ही बनेगा। और रिवेन्यू करो अभी हम बना के आए हैं, इसे रिवेन्यू करो जीरो से स्टार्ट होगा और ऐसे डाउनवर्ड चला जाएगा। तो जिन दो पॉइंटों पर आप बोल सकते हो टी आर बराबर टी सी होती है, वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है। टी आर बराबर क्या होती है? टी सी, वहाँ पर क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। और जो इनका गैप मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या था आपको याद हो तो? अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन की, अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग, परफेक्ट कंपटीशन में क्या कुछ दे रखा था? परफेक्ट कंपटीशन में दे रखा सर ऐसे, आपको याद है? ऐसे करके दे रखा था टी सी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट थे और ये यहाँ पर जो मैक्सिमम था उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोलते थे? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो इसमें क्या है? टी आर तो क्या है, आप बोल सकते हो इसमें सीधा दे रखा है, यानी कि 45 डिग्री के नियर अबाउट दे रखा है, 45 डिग्री। और यहाँ पर क्या टी आर ऐसे इन्वर्स यू शेप में दे रखा है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा, आगे आता है फिर मार्जिनल एनालिसिस मेथड। ये टी आर सी मेथड है, इसके बाद मार्जिनल एनालिसिस मेथड, आल्सो नोन बाय द जॉन रॉबिन्सन मेथड, इसको भी हम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम आर मेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ये बनाया गया है। कैसे कुछ बनाते हैं? दिया गया है इसके अंदर
इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर वही है, जीरो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉस। जीरो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ए आर बराबर ए सी, इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, ये थोड़ा याद रखें। प्रॉफिट कब होगा, जब ए आर ज़्यादा हो किससे, ए सी से, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट होना। और लॉस कब होगा, जब ए आर कम हो ए सी से। ये सिंपल चलेंगे, हर किसी में यही चलता है। अब देखिए, आपको पता हो परफेक्ट कंपटीशन में तो ए आर बराबर एम आर ऐसा होता है, क्योंकि सर इंडस्ट्री के जो डिमांड सप्लाई थी उससे जो प्राइस निकलेगा वही फर्म का होगा, ये फर्म के रिगार्डिंग था ना, वही मानना पड़ेगा उसको, तो हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे ए आर और एम आर क्या है, आपको पता हो, जैसे मैंने बताया था कि एम आर अगर बढ़ रहा है तो ए आर से पहले बढ़ेगा, एम आर मैक्सिमम जाएगा ए आर से पहले, ठीक है। फिर ए आर जहाँ पर मैक्सिमम वहाँ उसको काट देगा मैक्सिमम पॉइंट पे ए आर। कहने का मतलब क्या है, एम आर बढ़ेगा तो पहले और गिरेगा तो भी पे क्या करेगा, पहले आएगा, बस यही था। तो इसी तरह से जो यहाँ पर स्लोप दिखाया गया है, इसी तरह से जो यहाँ पर स्लोप दिखाया गया है आपका, तो यहाँ पर क्या है, एम आर, एम आर क्या है, ए आर के नीचे दिखाया गया है, ठीक है ना, ए आर इसके नीचे दिखाया गया है। तो इसमें क्या कुछ है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, जहाँ पर एम आर और एम सी कट करते हैं, यहाँ पर क्या है, एम सी बराबर एम आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आउटपुट डिसाइड होगा, जैसे आपने बताया था, वेरी। और ए आर और ए सी जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस डिसाइड हो, क्या हो जाएगा, प्राइस डिसाइड, ये प्राइस हो गया आपका। यहाँ पर क्या पॉइंट है, ए आर बराबर ए सी पॉइंट है, ठीक है सर। अब देखना यहाँ पर एम आर एम सी है तो वही आउटपुट डिसाइड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ए आर देखो, ए सी नीचे, अब की बार ये ए सी है और इसके बिल्कुल पैरेलल ये क्या है, ए आर है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। अब की बार क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर आउटपुट डिसाइड हो गया। यहाँ पर क्या है, ए आर अब की बार नीचे है और ए सी क्या है आपका ऊपर दे रखा, तो ये क्या होगा, लॉस डिसाइड होगा। अब अगर वही बात करते हैं हम इसके अंदर, ए वी सी को डिसाइड करते हैं, ए वी सी यहाँ से बना सकते हैं हम, देखिए इस पॉइंट को हम, ये थोड़ा सा टच नहीं करेगा, थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर देखिए। अब अगर मान लिया कि ये पॉइंट है, ठीक है, अगर इसको मैं ए वी सी बना देता हूँ तो ये मिनिमम लॉस को डिनोट करता है। क्या करता है, ये मिनिमम लॉस को डिनोट, यानी कि यहाँ शट डाउन पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट बोल सकते हैं सर। ए वी सी से नीचे नहीं जाएगा, वो एग्जाम्पल हमने ले ही लिया था। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम इन दी लॉन्ग रन, ये तो शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के अंदर हर मार्केट के अंदर, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, चाहे मोनोपोली मार्केट हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट हो, वहाँ पर तीनों कंडीशन बनेगी, तीनों सिचुएशन में, इनके नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉन्ग रन के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और जबकि मोनोपोली के अंदर आप बोल सकते हो अब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर इन द केस ऑफ द मोनोपोली मार्केट अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा आप कमा रहे हो, मार्केट में जो चल रहा है उसको नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आपकी फर्म उससे ज़्यादा कमा रही है तो आप क्या करोगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज देर इज नो एनी अदर फर्म इन दी ओलिगोपोली, तो वही है बस, और कुछ नहीं है। तो जो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो डायग्राम है, ये सेम वही है जो अभी हम करके आए हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसको दोनों को साथ में दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट का डायग्राम, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये यहीं पर यहाँ दे दिया गया है। ये भी क्या है, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा सर, ये शॉर्ट से अब इसके आगे एल लगा देंगे, बस लॉन्ग रन हो जाएगा, सेम रेटो, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग दिया गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली, और एक हम पढ़ेंगे ड्यूओपोली, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट किसने दिया था इम्परफेक्ट कंपटीशन का, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है, ये दी थी मोनोपोलिस्टिक मार्केट गिवन बाय एजवर्थ एच चेम्बरलेन ने, किसने दी थी, चेम्बरलेन ने दी थी, ठीक है। क्या कुछ इसके फीचर हैं, फर्स्ट वन, मिक्सचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का मिक्सचर है ये। लेस नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और डिफरेंशियल प्रोटेक्ट, यानी कि इसके अंदर जो अलग से है आपका, जैसे मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन,
प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उत्पाद विभेद बोलते हैं इसको, विभेदन। तो इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट, यानी कि मार्केट के बारे में नॉलेज होती है हर किसी को कम होती है। लेजिसनेस, यानी कि लेजिसनेस ऑफ द बायर, यानी बायर लेजीनेस, लेजिसनेस का मतलब होता है उसको फ्रीडम वगैरह बोल सकते हैं, थोड़ा लेजी। नो मोर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी, नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। अब देखिए आपको पता हो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली के अंदर होता है अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ मैं। और मोनोपोलिस्टिक इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इक्विलिब्रियम इन दी शॉर्ट रन, और एक लॉन्ग रन का अलग से दे रखा, तो ये अलग रखेंगे इसको, लॉन्ग रन को। ओके, देखो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है वही यहाँ पर, इनके लॉन्ग रन में वही है सेम, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर तो है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर हो जाएगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर हो जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, सेम डिटो वही। और बिल्कुल वही है, बस इन दोनों में फ़र्क क्या है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोनोपोली के अंदर जो ये इलास्टिसिटी है वो कम होती है, मोनोपोली के अंदर होती है आपकी लेस देन 1, और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है ज़्यादा फ्लैटर होता है, इसको बोलेंगे मोर देन 1। क्या बोलेंगे, मोर देन 1। बस ये है, बाकी डिट्टो बनेगा सेम, बस फ़र्क क्या है, एक तो सर एक तो ये ज़्यादा फ्लैटर होता है या इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जबकि मोनोपोली में ये इलास्टिसिटी कम होती है। दूसरा, मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन के अंदर बनती है आपकी प्रॉफिट वाली कंडीशन, और इसमें बनती है नॉर्मल प्राइस या नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन, उसमें सुपर नॉर्मल था। तो नेक्स्ट है अपना ओलिगोपोली के रिगार्डिंग, ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट क्या कुछ दे रखा है, इसके अंदर फ्यू सेलर होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट का अगर हम एग्जांपल लें तो हम ओलिगोपोली मार्केट में लगा सकते हैं, लाइक जो आप सिम कार्ड यूज़ करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा है, जियो हो गया, ठीक है, या फिर वोडाफोन और आइडिया का मिक्सचर आप यूज़ करते हो, या फिर एयरटेल हो गया। तो क्या है कि लिमिटेड सी, आप बोल सकते हो कि लेस देन 10 सेलर ही है सिर्फ, यानी कि सिंगल डिजिट में जहाँ पर सेलर हो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, यानी कि हिंदी में बोलते हो अल्पाधिकार बाजार बोलते हैं हम उसको। तो इसके अंदर क्या क्या इसके फीचर है ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन आता है फ्यू सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंशियल प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक सा प्रोडक्ट भी हो सकता है सेम भी, और डिफरेंस कुछ डिफरेंस भी दे सकते हैं, चाहे वो डिफरेंस हो प्राइस के रिगार्डिंग, चाहे वो कलर के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे हम सिम के एग्जांपल बात करें तो कोई 1.5 GB डेटा दे सकता है, कोई 2 दे सकता है, किसी का प्राइस 666 होता है, किसी का 719 या 20, कुछ भी थोड़ा बहुत, यानी कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है इंटरडिपेंडेंसी या प्राइस रिजिडिटी, यानी कि अगर 10 ही सेलर हैं तो आप सोच सकते हो कि अगर एक एरिया में 10 ही दुकान है, अगर एक दुकान वाले ने अपना प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बाकियों की मजबूरी हो जाएगी प्राइस क्या करना, कम करना। लेकिन अगर एक शॉपकीपर ने प्राइस बढ़ा दिया तो उधर के जो बाकी सेलर बच गए 9, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते। अगर वो नहीं बढ़ाते तो जिस भी कंपनी ने प्राइस बढ़ाया है उसको लॉस हो जाएगा, उसके कस्टमर अदर फर्म के पास से चले जाएंगे। तो प्राइस रिजिडिटी होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने पढ़ा था क्या कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली के अंदर प्राइस रिजिडिटी होती है, इम्परफेक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशियल होता है, और इसके अंदर प्राइस रिजिडिटी, सॉरी मोनोपोली के अंदर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्राइस रिजिडिटी कहाँ पर होती है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। इसके अंदर एक किंग की डिमांड करो बनता है, वैसे डिमांड करो, देखो 2 डिमांड करो बोल देते हैं इसको, D1 D2 ऐसे बनता है, और ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, ठीक है, D2, यानी कि ऐसा बनना चाहिए कंप्लीट। लेकिन क्या होता है, ये किंग की डिमांड करो होता है, तो आपको ये याद रखना है, किंग की डिमांड करो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट और सेल में सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन डिफिकल्टी इन एंट्री एग्जिस्ट, आसान नहीं है। और किंग की डिमांड करो, पॉल स्विजी ने दिया था इसका मॉडल, पॉल स्विजी के अकॉर्डिंग इसको किंग की डिमांड करो बोलते हैं, मुड़ा हुआ डिमांड करो, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। बस इसमें याद क्या रखना है कि सर अगर एक दुकानदार प्राइस को बढ़ाता है तो बाकी सभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक ने प्राइस डाउन किया तो बाकी सभी को भी डाउन करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। फिर आता है टाइप, एक होता है आपका प्योर मोनोपोली, एक आता है आपका डिफरेंशियल प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशियल ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली मतलब जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि एक से प्रोडक्ट होते हैं। और डिफरेंशियल में आप बोल सकते हो कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, क्या वर्ड यूज करेंगे,
हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ओपन ओलिगोपोली में कोई भी फर्म आए कोई जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज ओलिगोपोली में कोई फर्म के आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन होता है। पार्शियल ओलिगोपोली मतलब आप बोल सकते हो प्राइस लीडर होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ओलिगोपोली में प्राइस लीडर होते हैं, यानी कि एक फर्म लीड करती है, लाइक जियो क्या कर रही है, लीड कर रही है बाकी सब, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली में क्या होता है, सारी फर्में एक सी होती हैं। कोलेसिव और नॉन कोलेसिव, कोलेसिव के अंदर क्या होता है, सभी फर्में मिलकर अपना प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड करती हैं। अगर सभी फर्में मिलकर प्राइस और आउटपुट डिसाइड करें तो वो तो आपका कोलेसिव, और ना करे तो नॉन कोलेसिव होता है। फिर आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट, की ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे करते हो। तो ये जो डिपेंड होता है ओलिगोपोली मार्केट इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, इनके प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इंडिपेंडेंट क्या होती है, प्राइसिंग। देखो यहाँ पर आप इसने क्या किया, आप अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाओ या प्राइस घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साथ वाले होते हैं, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने प्राइस कम किया तो उनकी मजबूरी है, कम करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या है, कुछ हद तक आप क्या है, इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि आप डिपेंड तो हैं लेकिन एक लिमिट तक ही है। तो इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया था, आपके फीचर में याद आता है इंटरडिपेंडेंट, की इंटरडिपेंडेंट, एक लिमिट तक आपकी फ्रीडम है, यानी कि डिसीजन आपको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना आप ले सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। प्राइसिंग अंडर कोलिजन, यानी कि पॉलिसी जो डिसाइड की जाती है वो कोलिशिव के अंदर का मतलब क्या होता है, प्राइस और आउटपुट नॉर्मली सारे क्या करते हैं, मिलकर ही डिसाइड करते हैं हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस रखना है। और प्राइसिंग अंडर लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर अभी हम पढ़ के आए क्या, पार्शियल वाला, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पार्शियल वाला क्या हो जाएगा, पार्शियल ओलिगोपोली। तो ये सबसे पहले फीचर, दो ही सेलर होते हैं इसमें, लार्ज नंबर ऑफ बायर, चाहे आपका परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे आपका मोनोपोली हो, और चाहे आपका इम्परफेक्ट हो, चाहे ओलिगोपोली हो, और आपका चाहे डिओपोली हो, सबके अंदर जो बायर होते हैं वो होते हैं लार्ज, क्या होते हैं, लार्ज। मोनोपोली में एक सेलर होता है, डिओपोली में 2 सेलर होते हैं, ओलिगोपोली में 10 तक सेलर होते हैं, और आगे फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा सेलर होते हैं। तो इसके क्या क्या हैं फीचर, सबसे पहले 2 सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, 2 सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि 2 ही सेलर होते हैं तो वो तीसरे को आने नहीं देते। होमोजेनियस या डिफरेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मेकिंग या एग्रीमेंट इन ऑन, जैसे इसका एग्जांपल क्या ले हम, जैसे उसमें हमने सिम का एग्जांपल ले लिया था, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक के रिगार्डिंग, पेप्सी एंड कोका कोला। ये क्या है, डिओपोली मार्केट के एग्जांपल है। डिओपोली क्या है, 2 ही, आपने देखा हो तो दोनों इंटरनेशनल ब्रांड हैं, नॉर्मली लोकल मिल जाएंगे लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है, यानी कि लेस देन 10% ही आप बोल सकते हो। 90+% इन दोनों का ही मार्केट शेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिओपोली मार्केट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर TR बराबर TC होते हैं, जहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या होता है, 0, ना ही तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है और ना ही वहाँ पर क्या होता, लॉस होता। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक नेशन के जो रिसोर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, गरीब अमीर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक सेंस रेफर टू द डिवीजन ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी कि एक वेल्थ की नेशन को कैसे डिवाइड करोगे आप अमंगस्ट द डिफरेंट क्लासेज, अलग अलग क्लासेज के थ्रू। फर्स्ट वन आता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई किसको कितना पैसा देना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम। विच पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर। अब डिफरेंट फैक्टर 4 होते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब जो आपने प्रोडक्शन किया है उससे जो अर्निंग हुई है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप ये बोल सकते हो जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उसमें किस किस को ज़्यादा अहमियत देते हो, लाइक लेबर का ज़्यादा यूज करते हो, मशीनों का ज़्यादा यूज करते हो, ठीक है। व्हेन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कब डिस्ट्रीब्यूटेड कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट, व्हेन और वाई का आंसर आपको ढूंढना है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर 3 थ्योरी आती है, क्लासिकल, मार्जिनल और मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम
जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें एक तरफ लिया गया है नेशनल इनकम को, क्योंकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक तरफ क्या लिया गया है? नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर लिया गया डिवीजन ऑफ फैक्टर कि नेशनल इनकम को कैसे डिवाइड करना है। जैसे रेंट आपके पास है तो लैंड के लिए आप रेंट दे सकते हो, वेजेस दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो, प्रॉफिट। लैंड के बदले में रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इतना याद रखना है, सिर्फ क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ और रिकार्डो ने, और इसके रिगार्डिंग। फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसको हम बोलते हैं क्या? जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है? पहला दिया गया इसके अंदर, फर्स्टली ये किसने propounded की थी? दिस थ्योरी इज propounded बाय जे.बी. क्लार्क इन 1809, यानी कि 1809 में, इन हिज बुक का नाम क्या था उसका? किसकी? क्लार्क की बुक का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कब आई थी ये बुक? 1809 में। किसने दी थी? क्लार्क ने। बाद में इसी टॉपिक पर काम किया था आपका वॉलरस ने, ब्राउन ने, या फिर विक्सल ने, बट इसका क्रेडिट गया था किसको? रॉबिन्सन एंड हिक्स को। यानी कि अगर डायरेक्ट पूछ ली जाए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी, आप बोलोगे क्लार्क ने, और उसके बाद अगर इसके साथ नाम दे रखा है रॉबिन्सन और हिक्स, तो आप तीनों पे क्लिक कर दोगे, क्लार्क, रॉबिन्सन और हिक्स पे। इस थ्योरी का नाम क्या है दूसरा? जर्नल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवार्ड इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं वही आप अगर समझने के लिए लेते हैं, सिर्फ लेबर ले लो आप एक बार, ठीक है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर की जो इनकम होगी, उसको जो पैसा मिलेगा, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना वो प्रोडक्शन करता है उसका क्या योगदान है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके बराबर उसको मिल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि फैक्टर ऑफ इनकम किसके बराबर मिलेगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर टू द एडिशनल मेड इन टोटल प्रोडक्शन। यानी कि मान लिया कि आपके पास टोटल प्रोडक्शन है, इसके अंदर आपने कुछ भी अलग से जोड़ दिया, कुछ भी अलग से जोड़ दिया, ऑब्वियसली बात आपने फैक्टर भी अलग लगाई होगी, एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर का यूज करके आपने इसने कुछ भी इसके अंदर अलग से जोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, एक है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी हम बात करते हैं, और रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मीन्स जो आपने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकाली है, इसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। क्या आ जाएगा? मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है चार्ट के थ्रू से, डायग्राम हम करने वाले हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट वन क्या दे रखा आपका, देखिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी एग्जिस्ट। मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी अजम्पशन क्या कुछ दे रखी, ये दे रखी है सर, पूरा एम्प्लॉयमेंट है, सबको, हर किसी को रोजगार मिला हुआ है, लॉ ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? व्हेन एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि जब एक प्रोडक्ट के आउटपुट को हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, when an increase and decrease in output of a productive unit make no alteration in the cost of production। यानी कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज किए बिना आउटपुट में चेंज करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर एक वेरिएबल को एक फैक्टर को आपको वेरिएबल मानना है। लाइक हम वेरिएबल ले लेते हैं, मोस्ट नॉर्मली हम लेते हैं लेबर को। किसको ले लेते हैं? लेबर को। और अदर फैक्टर को हमने फिक्स माना। अदर फैक्टर में क्या क्या हो गया आपके? लैंड, कैपिटल, ठीक है, इनको हम क्या मान लेंगे? फिक्स। नॉर्मली हम कैपिटल को लेके चल देते हैं, कैपिटल को फिक्स। और परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपने अभी पढ़ा है कि क्या क्या अजम्पशन होती है इसकी, वो सारी अजम्पशन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपने देखा, देखिए ऐसे हम बनाते हैं पूरा सर्कल। अगर मैं बनाता हूँ इसको, इस पूरे सर्कल को ऊपर वाला पार्ट डिवाइड करते हैं, इसको हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, रिवेन्यू बोल सकते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं?
देखिए इसने दे रखा है इनवर्स यू शेप का दे रखा, तो ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी नीचे क्या दे रखा, फैक्टर। आप एक लेबर लगाते हो, दो लगाते हो, तीन लगाते हो, चार लगाते हो, पाँच लगाते हो, ये फैक्टर दे रखा है। और कॉस्ट, फिर उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, एक लेबर की कॉस्ट कम, दो लेबर लगाया कॉस्ट ज़्यादा, ऐसे करते करते अगर आपने मान ली 5 लेबर लगा दी तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है ना, एक लिमिट के बाद में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन जो काम करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए डाउनवर्ड यू शेप होता है मार्जिनल एमपीपी का। इसके अलावा इक्विलिब्रियम इन दी फर्म, फर्म के रिगार्डिंग हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का किया था, बिल्कुल उसी कंटेक्स्ट में हम इसको समझने वाले हैं। उसमें हमने बनाए थे यू शेप के, कैसे बनाए थे, यू शेप के, और इसमें बन जाएगी इनवर्स यू शेप के। ठीक है, देखिए हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर किया था एवरेज रिवेन्यू ऐसे और मार्जिनल रिवेन्यू ऐसे किया। ठीक है ना, अब रिवेन्यू की जगह क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और सिस्टम वही, यहाँ पर क्या देखो, आपको याद हो तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या किया था, ए आर बराबर एम आर इक्वल टू प्राइस, हमने किया था ना। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, क्या है ये, एवरेज फैक्टर, फिक्स कॉस्ट नहीं है, फैक्टर कॉस्ट है, क्या, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के रिगार्डिंग दिया गया। तो इसको कांस्टेंट मानना है क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न का रूल अप्लाई है। लॉ ऑफ रिटर्न क्या था सर, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करना, आप आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न हम बोलते हैं। ठीक है ना, एवरेज फैक्टर कॉस्ट या मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इसको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया गया है। आपको पता है कि एवरेज बाद में गिरता है और मार्जिनल पहले गिरता है। ठीक है, रूल वही है, जहां पर आप बोल सकते हो कि MFC, जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, अब यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि MFC और MRP, ये दोनों जहाँ पर बराबर हो गए वहाँ पर हम आउटपुट या फैक्टर प्रोडक्शन कितने फैक्टर का यूज करेंगे वो डिसाइड कर लेंगे। और जहाँ पर आपका एवरेज फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाए एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वहाँ पर हमारा क्या डिसाइड हो जाएगा, प्रॉफिट डिसाइड हो जाएगा। सेम वही, बिल्कुल वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या डिसाइड होता है, आउट, यानी कि कितने फैक्टर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वही है, देखिए यहाँ पर क्या है, AFC है, AFC, और यहाँ पर क्या है, ARP है, ARP। तो इन दोनों का गैप जो ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर है AFC और यहाँ पर क्या है, ARP, यहाँ पर क्या है, ARP। अब AFC ज़्यादा है तो लॉस हो गया। यहाँ पर क्या है, ARP और बराबर है AFC के, और यहाँ पर एक पॉइंट और क्या लेंगे सर, MRP बराबर है MFC के। तो होप शो अगर आपको पहले वाले पॉइंट समझ में आ गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो लेट्स मूव। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दे रखा है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होती है। किसके ऊपर बेस है ये, डिमांड एंड सप्लाई के। अजम्पशन क्या क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, इसमें भी मानना है। लॉ ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल, लॉ ऑफ रिटर्न का एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है सर, को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट मानना है। एवरी फैक्टर आर कंप्लीटली डिविजिबल और मूवेबल, हर फैक्टर को आप तोड़ सकते हो, डिविजिबल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हर फैक्टर को डिविजिबल कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर यूनिट आर होमोजीनियस, और फैक्टर क्या होंगे, होमोजीनियस यूनिट के होंगे, यानी कि सेम नेचर के होंगे। तो देखिए यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, तो यहाँ पर आपका फैक्टर का उनका प्राइस डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर कितने फैक्टर लेने हैं वो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी ये नहीं करना, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि ये पॉइंट हो गया जहाँ पर दोनों मिलते हैं। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड ऑफ एनी फैक्टर, डिमांड ऑफ एनी फैक्टर डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी बोल रहे हो। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, आप अगर एक फैक्टर लगाते हो, क्या लगाते हो, एक फैक्टर लगाते हो, तो उससे जो टोटल प्रोडक्शन है, जिससे टोटल उसमें क्या इंक्रीमेंट होता है, उसमें कितना और नया ऐड ऑन होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, यानी कि एक फैक्टर लगाने से कितना नया ऐड ऑन हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और ये मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू प्राइस पर यूनिट, मार्केट प्राइस पर यूनिट, बस सिंपल है।
तो इनकी डिमांड ऑफ एनी फैक्टर डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई, आउटकम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांसफर अर्निंग, आउटपुट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांसफर अर्निंग पे डिपेंड करती है। बस आपको ये याद करना है। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर क्या है, इस एरिया में यहाँ तक है ना पॉइंट, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है तो इसलिए इसको सरप्लस सप्लाई बोलते हैं, और इस पॉइंट पे यहाँ डिमांड टच कर रहा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसको सरप्लस डिमांड बोलते हैं। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही था। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।